औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज हम कुछ बात करेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से, जो कि एक सफ़ेद हाथी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता कराची के अंदर। सन 2016 के अंदर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस अज़ीम शान मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था और बाद अज़ां जब उनकी हुकूमत चली गई तो फिर वफाकी हुकूमत, जो कि मौजूदा वफाकी हुकूमत भी तस्वुर की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के बुलंद-ओ-बांग दावे किए गए। और इस वक्त के गवर्नर, जो मौजूदा गवर्नर हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की जानिब से भी वाज़े तौर पर ऐलान किया गया था कि यह मंसूबा 80% मुकम्मल हो चुका है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत को 3 साल गुजर चुके हैं और जहां 80% मंसूबा मुकम्मल था, वहां 3 साल बाद 40 बसों का तोहफा कराची के आवाम को दिया गया है, जो कि अब से कुछ दिन कबल कराची वालों की किस्मत पर लाई गई हैं। लेकिन इस वक्त यही सूरत हाल पैदा हो रही है कि नवंबर के महीने के अंदर कहा जा रहा है कि यह मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन माहिरीन ये बात कह रहे हैं कि जी इस मंसूबे का ट्रैक ही अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो यह मंसूबा नवंबर के महीने में कैसे मुकम्मल हो सकता है। और अगर मैं बात करूं कराची की सियासी जमातों के हवाले से, तो जमात इस्लामी की जानिब से बाकायदा ग्रीन लाइन के रूट्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं कि खुदा का वास्ता है ग्रीन लाइन का यह मंसूबा चला दिया जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के अहम रहनुमा हैं इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। इंजीनियर साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? सर, आप लोगों ने बैनर्स आवेजा कर दिए हैं, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत कहती है कि नवंबर के महीने में यह मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी राय हमसे ले रहे हैं। देखिए, हमारी राय तो बड़ी क्लियर है। हम तो पहले दिन से इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जितनी दफा भी वफाक की जाने से ये ऐलानात हुए जी ग्रीन लाइन जो है चला दी जाएगी, और बार बार इसके ऊपर जो है वो यकीन दहानी और याद दहानी करवाते रहे। लेकिन अफसोस ये हो रहा था कि ये ऐलानात की हद तक रहे हैं और आज तक जो है कि कभी ग्रीन लाइन जो है वहां से चल पड़ी है, कभी बसें जो है वो ऑन बोर्ड हैं। यानी कि इस तरह से बातें करना और समझना कि अवाम बेवकूफ है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अवाम के पास उनके लीडर जो है वहाँ मौजूद है जो उनकी रहनुमाई करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आपके ऐलानात के जरिए जो है ये काम हो जाए और फिर इसके बाद क्या कोई मंसूबा ऐसा है कि ये जो बसें ग्रीन लाइन के नाम पे चलेंगी उनकी मेंटेनेंस के बारे में क्या होगा, उनकी हिफाजत कौन करेगा, उनके टायर तो नहीं निकाल दिए जाएंगे, उनके इंजन तो गायब नहीं हो जाएंगे, क्या कोई अथॉरिटी ऐसी कोई बनी है जिसका ख्याल करेगी? यानी मुझे समझ ही नहीं आता कि एक शुबा ये भी है इंजीनियर साहब, एक शुबा ये भी है कि ग्रीन लाइन मंसूबा पेशावर बीआरटी की तरह का महसूस तो नहीं होगा कि जहां पर बसें चलती कम और जलती ज्यादा हैं। जी हाँ, जी हाँ। और देखिए ना, पहले भी जब आपकी ये गवर्नमेंट की बसें चली थी KRTC की, तो बाकायदा डिपो हुआ करते थे, उसकी हिफाजत का इंतजाम हुआ करता था, उसकी मेंटेनेंस का इंतजाम हुआ करता था। तो ये जो ऐलानात हैं ये फिर वही हवा के धूल की तरह हैं कि बस ठीक है, ना उससे कभी चलना है, ना इस सब किस तरह के इंतजाम करने की हमें जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। जरा वफाकी हुकूमत का भी मौकिफ इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर शामिल करना जरूरी है। हमारे साथ अमजद इकबाल आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अमजद साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? सर, आप लोग नवंबर का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तैयारी ग्रीन लाइन चलाने के लिए मुकम्मल नहीं है। यह दावा भी उसी किस्म का साबित होगा जिस तरह आपका इख्तिदार शुरू होने से पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने किया था कि यह मंसूबा 80% मुकम्मल है, लेकिन 80% मुकम्मल होने के बाद भी यह सूरत हाल है कि 3 साल में मंसूबा चला ही नहीं सका। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। आज अच्छा, मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। हमने तो पहली बार डेट दी है और इंशाल्लाह नवंबर में कंप्लीट होगा, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। इससे पहले जो नासिर हुसैन शाह साहब ने तकरीबन 5 से 6 बार मुख्तलिफ डेटें दी हैं और सिंध हुकूमत 13 साल से डेटें दे रही है, आज तक नहीं बना, आज तक नहीं चल सका, तो हम ही इसे चला रहे हैं। आपका मंसूबा है, पीपल्स पार्टी वाले क्यों चलाएंगे सर? नहीं, पीपल्स पार्टी वाले ऐलानात कर चुके हैं कि ग्रीन लाइन हम चलाएंगे, हम गाड़ियां मंगवा रहे हैं, हम अगले महीने से आप नासिर हुसैन शाह की उस पर देख सकते हैं, उन्होंने कितनी बार ऐलानात किया हम वो करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया और हमने अवाम को करके दिखाया है। जो जो मंसूबे जिन पर
हमने काम किया, अवाम ने देखा है, गुजर नाला और रंगी नाला तो कुरंगी नाला, ये देखे इस पर काम हुआ है सफाई लोगों के सामने, क्योंकि बारिशें हुई हैं इस बार, कंट्रोल में था। शाह फैसल जहां पर पूरा बंद था, नालों पर हमने सफाई सुथराई का काम कराया, 90% काम अभी भी चल रहा है काम, उसके ऊपर 10% रह गया, वो कंप्लीट हमने कराने। लेकिन अमजद आफरीदी साहब देखें, आप लोगों की तैयारी मुकम्मल नहीं है ग्रीन लाइन के हवाले से सर। 11 महीने के बच्चे को मैं स्कूल में दाखिल नहीं करा सकता, माने इस बात को। इंशाल्लाह हमने जो डेट दी है उस पर कोशिश करेंगे पूरा। अवाम देख रही है, अवाम के सामने सारी चीजें। ये पाकिस्तान बड़े बुरानों में फंसा हुआ है इस वक्त, और इस वक्त मेरे ख्याल से ओपोजिशन को ये आज जिस तरह से शेख रशीद साहब ने भी कहा, 3-4 महीने ऐसे हैं कि हालात पड़ोसी ममालिक, आप अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल देखें, इंडिया के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, और पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जबरदस्त खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से हम गैरों की जंग में नहीं गए, अफगानिस्तान में हमसे अड्डे मांगे जा रहे थे, खान साहब ने बिल्कुल इनकार किया। इसी तरह ग्रीन लाइन पे बात कर रहा था अमजद भाई, आप कहां ले गए टॉपिक को? मैं जरा दोबारा आ जाऊं जरा इंजीनियर अब्दुल अजीज इंशाल्लाह। जी चले इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब से मैं ले लूं इसका जवाब, क्योंकि आप इंशाल्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब, विफाकी हुकूमत इंशाल्लाह से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह तक आ जाए, लेकिन ऐसा सूरत हाल दिखाई नहीं देती सर। इंशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो तो ठीक है, बड़े पिछले 3 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि इंशाल्लाह माशाल्लाह ये भी हो जाएगा, 1 करोड़ नौकरियां भी मिल जाएंगी, इतने घर भी मिल जाएंगे, ये ना इंशाल्लाह माशाल्लाह पे दुनिया नहीं जला करती, भूखों के पेट नहीं भरा करते। देखें, कुछ करके दिखाना होता है। सवाल आपसे कुछ पूछा जाता है, जवाब आप कुछ देते हैं, यही तरीकाकार ऊपर से लेकर नीचे तक सारी क़यादत का है। अवाम पूछती है कि उन्हें नजर नहीं आ रहा, उन्हें अगर नजर आ रहा होता तो उस तरीके से नहीं। सर वो माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंस से आपसे ये बात कह रहे हैं कि जी अवाम देख रहे हैं और अवाम ही देखेंगे कि हम नवंबर के महीने में ग्रीन लाइन चला देंगे। अच्छा मेरे भाई, आप ये मुझसे ये इनसे पूछे ना, ये साहब जो बैठे हुए, मैं नहीं जानता इनको जी। मेरे से जो सवाल पूछा गया मैं उस पर मैंने उसके साथ खारजा पॉलिसी भी बताई। आज सर ग्रीन लाइन के साथ आपने खारजा पॉलिसी जोड़ दी है। हमने जो सुने, हमने जो डेट दी है इंशाल्लाह उस पर काम होगा। इंशाल्लाह अल्लाह की जात करती है, इंसान का काम है कोशिश करना, और कोशिश वो जो अल्लाह की जात करती है। आप लोग वसीला तो बने। पहले भी जी सुने, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी एक चैलेंज किया था कि मुझे बताया पीपल्स पार्टी 13 सालों के अंदर सिंध के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट दिया है सिंध की आवाम को। अब छोड़ दें, दूसरों पे उंगलियां कब तक उठाएंगे, तनकीद कब तक करेंगे? हमारा देखें 18वीं तरमीम में हम यहाँ काम कराने आए, मसाइल खड़े हो जाते हैं, वो हमला हो जाता है जमहूरियत के ऊपर, जरदारी साहब खड़े हो जाते हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं भाई इन्होंने इमरान खान साहब जमहूरियत पे हमला कर रहे हैं। अब ये देखें मुझे कि आज जो करंट इशू, ये 4 साल से मुसलसल हो रहा है कि आटे के रेट वहां के 70-80 रुपए सिंध में चल रहा है, कराची में चल रहा है आटा, अच्छा। और 50-55 के पंजाब के रेट है, केपी के रेट है। कहाँ गई गंदम? इस बार जो इनकी सूरत-ए-हाल है, इन्होंने अवाम से बदला ले रहे हैं। अच्छा चले, मैं जरा इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब से पूछ लूं ना। अमजद इकबाल आफरीदी साहब जरा जमात इस्लामी से हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारे साथ इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब मौजूद हैं। अब्दुल अजीज साहब क्या कहना पसंद करेंगे? सर देखिए, बात यहां पर यही आ जाएगी, मौजूदा वफाकी हुकूमत की जानिब से आप निशानदही कर रहे हैं कि जी उनसे जवाब पूछा जाए गंदम और जवाब आता है चना, क्या कहेंगे इंजीनियर साहब? देखिए, वास्तव में मैं एक बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ जी, और ठीक है सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप बच्चे मंगा लें और मंगा के से उसको चला दें तो ये काफी नहीं होता। देखिए, हर चीज की एक चीज की सप्लाई होती है, उसकी फिर मेंटेनेंस होती है। क्या आपने पीछे मेंटेनेंस के लिए कोई इंतजाम किया है? क्या उसके लिए कोई ऐसा निजाम बनाया है कि उसके लिए आगे और कोई मेंटेनेंस की और ऑपरेशन की टीम हो जो उसका ख्याल करे? देखिए, पीछे कोई भी जो है सेटअप मौजूद नहीं है। हवा के अंदर गाड़ियां नहीं चला करती, अगर वो चलेंगी तो कुछ अर्से के बाद रुक जाएंगी, उसके पार जो है वो निकल जाएंगे। जब तक उनकी हिफाजत का आप इंतजाम नहीं करेंगे, गाड़ी को चला के आप वाह नहीं करवा सकते। मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपकी जो है वो इस बात को कि इंशाल्लाह आप चला देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर चलाएं, लेकिन इसका ख्याल करें कि इन बसों की आपने ख्याल भी करना है इसके पीछे। इसके लिए जो है वो मेंटेनेंस की टीम बनानी है, ऑपरेशन की टीम बनानी है। वो आपने नहीं बनाई है तो किस तरीके से आप सिस्टम चला सकते हैं? सिस्टम नहीं चलेगा, कुछ दिन गाड़ियां चलेंगी फिर रुक जाएंगी।
अच्छा, मेरी बात आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। चले ठीक है। अमजद इकबाल आफरीदी साहब क्या कहना पसंद करेंगे? सर मैकेनिज्म आप लोगों ने कुछ बनाया नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बसें चलाकर कसीदे नहीं पढ़वाए ना सर? देखें, गवर्नर साहब पूरा इस पर काम कर रहे हैं, असद उमर साहब और हमारे जितने वज़रा हैं, हमने बैठकर हम 3 से 4 मीटिंगें भी इस पर हुई है। इसी मंसूबे पर काम हो रहा है सर? जी जी जी, टीम भी बनाई है और इस पर काम हो रहा है पूरी। बिल्कुल मेरे भाई ने जो बात की, हम सिस्टम रखेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कहा जाता है कि कोशिश हम कर रहे हैं, अवाम के सामने लेकर आएंगे और चलाकर दिखाएंगे। हमारे ये टाइम ज्यादा तो नहीं है ना, हम सालों की कोई बातें तो नहीं कर रहे। लेकिन सर जितने काम उन्होंने बताए हैं ये नवंबर के महीने तक मुकम्मल होना पॉसिबल नहीं है सर। देखें, फिर बीआरटी पेशावर जैसा हाल ना हो जाए ग्रीन लाइन का भी। नहीं, 1-2 महीने आगे पीछे हो जाना वो अलग बात है। अच्छा, हम देखें इंशाल्लाह काम होगा। एक महीना जो आज से पहले चले जी, नवंबर के बाद दिसंबर आ गया। अमजद साहब सुने, डेमो पर हमने काम शुरू किया, हमने अगली बारी की कोशिश नहीं की, हमने आगे आने वाली नस्लों के लिए काम किया, हमने डैम बनाए, हम उन पर काम कर रहे हैं, हम निजाम को ठीक करने आए और हमने कोशिश की कि इस निजाम को ठीक किया जाए। मगर देखिए इसमें एक बात, अरे सर बताइएगा सर, ये डैम कौन सा बनाया है सर? सुने, डैम पर काम हो रहा है हमारे, बनाया किसी एक का नाम बता दें। काम हो रहा है, हम डैम पर काम कर रहे हैं। अच्छा, पीछे 70 सालों में नहीं बना वो हम बना रहे हैं। अच्छा, कितने साल में बन जाएगा डैम? कितने साल में बन जाएगा सर? ग्रीन लाइन से आप डैम पर ले आए, मैंने कहा डैम पे ही सवाल पूछ लूं आपसे। 2 साल आपकी हुकूमत के रह गए सर, इन 2 सालों के अंदर डैम बन सकता है सर? इन 2 सालों में तो आप प्लास्टिक का ड्रम नहीं बना सकते। तो हम नहीं बना सकते, आप देखें काम कितना तेजी से जारी है। अच्छा, काम जारी है, डैम पर जारी है इंशाल्लाह। 2 साल में बना, 3 साल में बना, बनेगा इंशाल्लाह, इसी अवाम के लिए बनेगा। अच्छा, जी साहब कमेंट करना चाह रहे हैं। जी साहब बताइएगा। सुने, दूसरी मेरी बात यह है कि मुझे ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने सिंध के अवाम के लिए किया क्या 13 सालों के अंदर? सर मैं तबर्रा आपके तबर्रे की कदर करता हूं सर, लेकिन जो चीजें आपके मातहत चल रही हैं मैं उन पर आपसे सवाल कर रहा हूं। दूसरों पर तनकीद ना करें सर। उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। 13 सालों से सिंध को जिन्होंने तबाह किया उनसे सवाल पूछा जाए कि सिंध के अवाम को इन्होंने दिया क्या? और अच्छा, ये मंसूबा पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। सुने, हमने हमारी पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। इसलिए दिए हैं कि वो पीपल्स पार्टी से तंग आए हुए थे, पीपल्स पार्टी के काम से तंग आए हुए थे, लेकिन आपने कराची के लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं की सर। हमने तमाम जो है वो पस्ती में डाल दिया है। सुने, तमाम हलकों में फंड्स लगाए, हमने काम व तरक्याती काम करवाए, हमने फ्लाईओवर पर काम किया, हमने ग्रीन लाइन बसेज लेकर आए। मैं इंजीनियर साहब की तरफ आ जाऊं। इंजीनियर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। इंजीनियर साहब, सर फ्लाईओवर्स पे काम हो रहा है, एमएनएस के फंड से काम हो रहा है और आप लोग तनकीद का जो है वो पीपड़ी बजा रहे हैं सर, ये गलत बात है ना? इंजीनियर साहब, फ्लाईओवर बनाया है जी तमाम जमातों का, जमात इस्लामी, एक्टिव, सबका ये इन्हीं का मुतालबा था कि दोबारा से कराची की जो हल्का बंदी ये मर्दमशुमारी हुई है उसको दोबारा किया, तो हमने उस पर आवाज उठाई। देखिए वजीर आजम साहब ने किया। सर आप वफाकी हुकूमत है, आपका काम आवाज उठाना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। हमने इम्प्लीमेंट करा रहे हैं ना। अच्छा, किस तरह से इम्प्लीमेंट करा रहे हैं सर? क्योंकि जब तक मर्दमशुमारी नहीं होगी बल्दियाती इंतखाबात होने नहीं है। हम K4 पर काम करवा रहे हैं सबके सामने, हमने नालों का काम करवाया सबके सामने, हम ग्रीन लाइन बसेस लेकर आए सबके सामने, और मजीद हम इंशाल्लाह रोड्स बना रहे हैं। ये मंगो पीर रोड जो सालों से सदियों से नहीं बने वो हम बना रहे हैं। कराची की हालत क्या की हुई थी हम काम कर रहे हैं, हम पूरे इंटीरियर में काम कर रहे हैं। इंजीनियर साहब से पूछ लेते हैं ना सर कितना काम दिखाई दे रहा है। इंजीनियर साहब क्या कहना पसंद करेंगे इस पे? नहीं, आप मुझे काइंडली देखें ना, हम तो इसी दुनिया में रहते हैं ना। जी जनरलाइज बात करना तो बहुत आसान है, स्पेसिफिक बात करना कि फला रोड हमने बनाया, फला फ्लाईओवर हमने बनाया, फला डैम हमने बनाया, अगर ये मुझे नाम लेके दे दें तो मैं यकीन जाने मुरीद हो जाऊं इनका। सर मंगो पीर ये जो जरा इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब बताइएगा सर, मुरीदी कैसे इख्तियार करेंगे आप? किसने बनाया सर? एक मिनट अमजद आफरीदी साहब, देखें आप रोड्स के ऊपर आ रहे हैं जबकि रोड बनाना पहली बात आपका काम नहीं है। दूसरी बात सर, ये बहुत ही बड़ा फुकदान पाया जाएगा मौजूदा हुकूमत के अंदर कि वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा बैठ के मुझे बताया कि हमने फला सड़क बनाई है, हमने फला फ्लाईओवर बनाया है। सर वफाकी हुकूमत का डोमेन होता है, एक उसकी क्राइटेरिया होता है, एक उसकी इज्जत होती है, मर्तबा होता है। भाई जी, मैं RCD रोड की बात कर रहा हूँ, बड़े
रोड्स की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये मेरे भाई को बता रहा हूँ कि हमारे हर हल्के के अंदर 1100 अरब के पैकेज के बारे में बता रहे 40 से सुने, हर हल्के के अंदर 45 करोड़ से 60 करोड़ के दरमियान काम हुए हैं हमारे कराची के तमाम हल्कों के अंदर। हमारे जितने एमएनएज जी सारे हल्के माशाल्लाह 12 एमएनएज हैं आप लोगों के सर। अगर सबका हिसाब किताब लगा लिया जाए तो 3-4 अरब पे जाएगी मामला। काम करा रहे हैं, देखें आप। अच्छा जरा इंजीनियर साहब सर कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर। अगर 1 अरब का भी काम अगर कराची में हो जाता है ना तो नजर आता है जी। आप मुझे बताइए कि कौन सा सीवरेज का काम हुआ है, कौन से पानी के लिए लोग अभी भी रो रहे हैं कराची के अंदर। अगर आप कराची की बात करते हैं तो 1100 अरब का आपने जो पैकेज का ऐलान किया वो मुझे बताइए कि कहाँ है वो पैकेज, कितना इस्तेमाल हुआ। तो वो जो सर्कुलर रेलवे की आप बात करते हैं, जो पहले शेख रशीद साहब आगे उसके इफ्तिताह करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उसके इफ्तिताह करते हैं, कहाँ चलेगी, कब चलेगी, कैसे चलेगी। असल में ये सब चीजें सिर्फ हवा में करने की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल ग्राउंड देखें। हम कराची के रहने वाले हैं, अपनी आंखों से इसकी सड़कें देखते हैं, अपने आंखों से इसके ट्रैक देखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारी आंखों में धूल झोंक दें। चले मैं जरा अमजद इकबाल आफरीदी साहब से पूछ लूं। अमजद आफरीदी साहब चले ठीक है, मैं चश्मा पहनता हूं, मेरे चश्मे का नंबर खराब हो सकता है। इंजीनियर साहब तो चश्मा लगाते भी नहीं है सर, फिर भी उनको काम दिखाई नहीं दे रहा। इस सूरत हाल के अंदर इसका मतलब यही है कि सर काम होता हुआ किसी को दिखाई नहीं देगा जब तक आप लोग काम करेंगे नहीं। देखें 20 साल बाद सर्कुलर रेलवे पर काम हुआ, हमने रोड साफ कराई, जो लोग वहां पर जिन सर ये काम हुआ है, सर ये काम हुआ है, ये बताइएगा मंसूबा आप लोगों का नहीं था, क्लियर कर दें। ये खुद महकमा रेलवे की जानिब से भी कहा गया है। नहीं हमने कंप्लीट कराया ना, आज से पहले सर्कुलर रेलवे 20 साल में याद नहीं आया किसी को, हमारी हुकूमत में हुआ ना। अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दी थी आपकी हुकूमत में भी नहीं होता। एक बात सुने, ये जो पिछली बार नवाज शरीफ साहब वोट मांग रहे थे, नून लीग पूरी वोट मांग रही थी, कह रहे थे हमें वोट दो, हम कराची के अंदर अमन लेकर आए। अच्छा कहां पर किस पहाड़ी पर खड़े होके शहबाज शरीफ साहब ने फायरिंग की थी, या नवाज शरीफ साहब ने या उनके बेटे ने फायर किए थे? ये पाक आर्मी लड़ रही थी, रेंजर्स लड़ रही थी, पुलिस के एहलकार शहीद हो रहे थे। तो रेंजर्स और आर्मी किसके मातहत है अमजद इकबाल आफरीदी साहब? या तो आप कोई शुबहा जो है वो यकीन में बदल रहे हैं, या फिर क्लियर कर दें कि पाक आर्मी या पाक रेंजर्स क्या खुद मुख्तार इदारा है, या उसको भी जो है वो ऑर्डर्स दिए जाएंगे तो वो स्ट्राइक करेगा? नहीं क्रेडिट मैं बोल रहा हूँ कि नून लीग क्रेडिट ले रही थी ना उसका। अच्छा तो हम कह रहे हैं कराची ऑपरेशन का क्रेडिट आप नून लीग को नहीं देंगे? नहीं, हमारी हुकूमत के अंदर ले, नून लीग क्रेडिट ले, साथ साथ इदारों को भी क्रेडिट दे ना। अच्छा जिन इदारों के खिलाफ बोल रही है। जी जी। तो सर ये ग्रीन लाइन मंसूबा अगर सो कॉल्ड आप लोगों ने बनाया सर, तो सारे मजदूरों को क्रेडिट दें, उन इंजीनियर्स को क्रेडिट दें, उस कंपनी को क्रेडिट दें जिसने वो बनाया है। सर आप लोग क्रेडिट ना लें ग्रीन लाइन का? नहीं, अच्छा काम हो जाता है वो। जब हम सर्कुलर रेलवे की बात करते हैं वो कहते हैं नहीं ये बनाया है रेलवे वालों ने। हम जब बात करते हैं K4 की, नहीं ये वाटर बोर्ड वाले काम कर रहे हैं। या खुदाया आप कोई अकल के नाखल ने, जो आज 20 साल से तबाह हाल कराची हमारे हवाले, हमें यहाँ से 13 से 14 सीटें मिली थी 2018 के अंदर, 13 सीटें हमारी रह गई हैं अब कराची के अंदर। और कराची है सूबे सिंध का हिस्सा इस वक्त। वो कैसे हम काम कर रहे हैं 18वीं तरमीम के होने के बावजूद? तो सर जब आपको पता था 18वीं तरमीम है तो 1100 अरब के पैकेज का ऐलान कैसे कर दिया आप लोगों ने सर 18वीं तरमीम के खुद मुख्तार सूबे के अंदर? 1100 अरब का जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया उसी में से काम हुए। अच्छा जो दिए गए जी, जो हलकों के अंदर। तो यहाँ 18वीं तरमीम नहीं आई आप लोगों के बीच में? तो उसका मैकेनिज्म बनाया ना। अच्छा चले इंजीनियर साहब से पूछ लेता हूँ जी। इंजीनियर साहब सर देखिए, जब मैं काम कर रहा था 18वीं तरमीम नहीं आई। जी इंजीनियर साहब क्या कहेंगे सर? लॉलीपॉप है लॉलीपॉप। अच्छा ये लॉलीपॉप ले लो, खामोशी से बैठे रहो, लेकिन प्लीज अपने जहन को क्लियर कर लें। अब कराची वाले खामोश नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। आपको अंदाजा होगा कि जनाब नईमुर रहमान साहब की क़यादत के अंदर ये तब्दीली आएगी अब कराची के अंदर। और आपके इतने एमएनएज और एमपीएज होने के बावजूद आप लोग इस शहर के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, जो ज्यादती कर रहे हैं, वो इसका इजारा आपने करना होगा, वरना हम जो है वो आपको ये कौम नहीं बख्शेगी, अवाम नहीं बख्शेगी। तो इंजीनियर साहब आपको नहीं लगता सर कि आमिर लियाकत साहब के इस्तीफे के बाद कुछ मामला खराब हुए हैं? सर वो तो इससे पहले नजीब हारून साहब ने भी इस्तीफा दिया था।
अच्छा, तो इस्तीफा खेलेंगे सारे एमएनएस बैठेंगे, चलता रहता है। जी हाँ, अच्छा, इस्तीफा खेलेंगे। चलें ठीक है। अमजद इकबाल आफरीदी साहब क्या कहेंगे सर, इस्तीफा खेलने लगे आप एमएनएस, सर आप लोगों से इतना तंग है? तमाम पार्टियों में इख्तलाफ होते हैं, हमारे खुद पार्टी के साथ बहुत सारे पार्टी के अंदर इख्तलाफात, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ इख्तलाफात बनते हैं। और मेरे भाई जमात इस्लामी से हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इत्तेहादी भी रहे, ये आधे रास्ते में छोड़ के चले जाते। 15 के इलेक्शन में हमने इनके साथ कराची की सूरत-ए-हाल देख ली है, जो कराची जो हमें वोट पड़ा था वो भी सबके सामने यही जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को आज नहीं, तकरीबन ये 2007 के बाद से जमात इस्लामी को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब को 2013 के अंदर भी वोट पड़ा कराची से, 2018 के अंदर भी वोट पड़ा, सबसे ज्यादा वोट पड़ा। सर बात शुरू कर दो जी। चले, बात दरअसल यही है सर कि अपनी बात को काउंटर ना करें और दूसरों के ऊपर तनकीद से बेहतर है कि अपनी कारकर्दगी गिनवाने। अमजद साहब देखिए, कारकर्दगी में गिना रहा हूं, आप मुझे केपीके की कारकर्दगी पूछे, पंजाब की कारकर्दगी पूछे, जहां पर हमारी सूबाई हुकूमत है। अच्छा। आप सिंध हुकूमत से माशाल्लाह वहां पे दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई होंगी, 2 साल की कारकर्दगी पूछ रहे हैं। अच्छा, तो अब मतलब खैबर पख्तूनख्वा में तो 2 साल नहीं हुए ना, खैबर पख्तूनख्वा में तो माशाल्लाह 8वां साल है। तो सर वहां पे बता देना कितनी दूध और शहद की नहरों की खुदाई शुरू हो गई है, बहना तो दूर की बात है। ये हुई ना बात मेरे भाई। देखें, आज जो हजारा डिवीजन के अंदर स्कूल है ना, और जो एजुकेशन का निजाम है आपके पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। अच्छा, अभी आगे चले, हमने तकरीबन पिछले इन 2 सालों के अंदर 4 यूनिवर्सिटियों पर काम करके तो उनको बनाना शुरू किया है। हमने तमाम रोड्स जो आज से पहले 20 सालों में नहीं बने थे, हमने इन 7 सालों के अंदर बना के दिखाया है। हमने पुलिस के अंदर इस्लाहात लेकर आए, हमने वहां पर देखे जो केपीके के, हालांकि ये बॉर्डर के साथ तमाम एरिया लग रहे थे, हमने केपी के अंदर जिस तरह से डिलीवर किया, वहां हमने पहले हम आए थे जमाते वहां पर केपी में हम जमाते इस्लामी और दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद में आए। इस बार अवाम ने हमें वोट दिया, हम अक्सरियत के साथ आए, हमारी अपनी वहां हुकूमत बनी और हम डिलीवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली बार इससे भी ज्यादा वोट पड़ेंगे और वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ केपीके के पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब सर जरा कंक्लूड कर दीजिएगा इस मामले को, क्योंकि बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझसे सर, लेकिन अल्लाह ताला अगर कॉन्फिडेंस दे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा दे सर। देखिए, कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन हम ये भी कर रहे होंगे, लेकिन मसला ये है कि माजरत के साथ तहरीक इंसाफ के पास कोई मंसूबा नहीं है। आप यकीन जाने, मैं बड़ा कन्विंस था असद उमर साहब से कि वो जब आएंगे तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक इनकी अच्छी पॉलिसी होगी, और वही एक सबसे बड़े मिनिस्टर में नजर आते थे कि ना ये डिलीवर करेंगे। जब उन्होंने डिलीवर नहीं किया और बाकी लोग सिर्फ बातें करते हैं कि 2 अरब मुंह पे मार देंगे वर्ल्ड बैंक के और ये कर देंगे वो, यानी बातें करना बहुत आसान काम है। मेरी दरखास्त है कोई चीज को प्लान करें, प्लान करने के बाद उसको जो है जमीन पर उसको आप ऑन ग्राउंड लेकर आए और बातें एक लिमिट तक आदमी बर्दाश्त करे। आप यकीन जाने कौम के अंदर मायूसी आती जा रही है और ये मायूसी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। अगर कौम मायूस होगी तो हमारा जो है पूरी दुनिया के अंदर इमेज खराब होगा। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, अगर आप कोई प्लान रखते हैं, कोई मंसूबा रखते हैं, उसको ऑन ग्राउंड लेकर आए। अगर हम वादे करते रहेंगे, कभी 1100 अरब की बातें करेंगे, कभी किसी और की बात करेंगे, तो रिजल्ट नहीं निकलेगा मेरे प्यारे भाई। आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम आपको सराहेंगे, हम ही होंगे, यकीन जाने हम आपको कहेंगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। हम वो लोग हैं जो अच्छा करते हैं उसको अच्छा कहते हैं, जो गलत करते हैं उनको गलत कहते हैं। पीपल्स पार्टी को कभी हमने अच्छा नहीं कहा। उन्होंने जो कराची के साथ ज्यादती की है, उन्होंने जो सिंध सूबे के साथ जो ज्यादती की है उसका हमें अंदाजा है, लेकिन मर्दमशुमारी को आपने एक्सेप्ट करके पूरे कराची के साथ जुल्म किया। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, जो है साथ देके पूरे कराची के साथ जुल्म किया। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर अब्दुल अजीज साहब जमात इस्लामी से, और अमजद इकबाल आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। और एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बात करेंगे कराची में भत्ताखोरी के हवाले से और कुछ बात करेंगे कि जी आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट जो कि अब से कुछ दिन कबल ही आई थी, जिसमें पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया गया था, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते चले और आपको बताते चलें कि जी कराची में एक बार फिर भत्ताखोर जो हैं वो सरगर्म हो गए हैं और पुराने तरीकेकार से ही नए भत्ते तलब किए जा रहे हैं। आपको बताता चलूं कि पत्ती बनाने वाली एक फैक्ट्री के मालिक को जो है वो 3 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त भत्ते की पर्ची मिली है और उस भत्ते की पर्ची का तरीकेकार यही है कि पर्ची के साथ एक अदद गोली मौजूद थी, यानी कि ये खुला मैसेज था कि अगर भत्ता नहीं दिया गया तो आपको ठोक दिया जाएगा। इससे कबल ही हम कराची में मुत्तादिद ऐसे वाकयात देख चुके हैं कि किसी के कहने पर किसी को ठोक दिया जाता था, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल यही है कि अगर भत्ता ना दिया गया तो लोगों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। इसी हवाले से मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। इससे कबल मैं आपको बताऊं कि इसी किस्म के एक वाकये के अंदर भत्ताखोर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। 2 की तादाद में ये भत्ताखोर थे जो कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैक्ट्री और दुकानों के मालिकान को जो है वो भत्ते की पर्चियां इनायत कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए उन भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया और बाद अज़ा उनके ताने बाने लियारी गैंग वॉर से मिले थे। लेकिन ये एक और वाकया सामने आया है जिसमें 3 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची दी गई है और 3 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया गया है और भत्ता ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीआरए के चेयरमैन हैं समीर कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। समीर कुरैशी साहब, क्या कहेंगे सर, ये तसव्वुर कर लिया जाए कि कराची में एक बार फिर भत्ताखोर जो हैं वो सर उठाने लगे हैं? जी देखिए, अब ये एक बार फिर जो है ये भत्ताखोरी के वाकयात जो है वो सामने आने लगे हैं। यही फिरोजाबाद थाने का इलाका है जहां एक चाय पत्ती की कंपनी के मालिक हैं, उनको भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। ये भत्ते की पर्ची कोरियर कंपनी के लिफाफे में इनको दी गई है और फिरोजाबाद पुलिस ने मुकदमा भी सकलेन की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया है। मुद्दई का कहना है कि 2 नामालूम अफराद ने चौकीदार को एक लिफाफा दिया था। लिफाफे में 2 गोलियां और धमकी आमेज खत मौजूद था और खत में उसकी जो मुद्दई है उसकी कराची और इस्लामाबाद की तमाम तफसीलात मौजूद थी। तो पुलिस ने इस केस पर भी तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं आपको बताऊं कि इस रवां साल के महीने में पुलिस ने कराची के इलाके मेमन कोट में भी एक कार्रवाई करके एक भत्ताखोर को गिरफ्तार किया था, जिसने मुबैना तौर पर मुलजिम जिसने ईमेल पर करोड़ों रुपए भत्ते का मुतालबा किया था और मुतासरा ताजिर ने ईमेल मौसूल होने के बाद पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी और ताजिर ने बताया था कि उससे ईमेल के जरिए 10 करोड़ रुपया भत्ता तलब किया गया है और ना अदा करने की सूरत में और उसको जो है संगीन नताइज की धमकियां भी दी है। तो वो उस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा समीर कुरैशी साहब, देखिए तवातुर के साथ ऐसे वाकयात देखने में आ रहे हैं कि चलें ठीक है, इससे कबल जो है वो भत्ताखोर गिरफ्तार हुए, क्या अब भी भत्ताखोरी का कोई नेटवर्क जो है वो कराची के अंदर फाल है जिसको तोड़ने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है? देखिए अली, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये नेटवर्क जितने भी होते हैं, जैसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, भत्ताखोर है और अगर आप देखें गैंग वॉर है, ये हमेशा जो है ये फाल ही होते हैं। ये कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं और इनकी टीमें जो हैं वो फाल ही रहती हैं। कभी गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर 1.5, 2, 3 महीने के अंदर रिहा हो जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं फिर वो अपनी उसी कार्रवाइयों में लग जाते हैं। तो ये फाल ही रहते हैं। बस कुछ दिनों के लिए वो अपनी सरगर्मियां जो है, जिन्हें मुअत्तल करना कह सकते हैं कि सरगर्मियां मुअत्तल कर देते हैं और उसके बाद सामने आ ही जाते हैं और फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं, फिर रिहा होती हैं, यानी कि ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मर्तबा जो अगर आप रवां साल के अंदर देखें तो भत्ते की जो स्पेशली तौर पे स्ट्रीट क्राइम तो बहुत बड़ा है, लेकिन भत्ते के जो वाकयात है उनमें वाज़ेह तौर पर कमी देखी जा रही है। लेकिन समीर कुरैशी साहब, देखिए बात दरअसल यही है कि जब खबर सामने आती है कि किसी भत्ताखोर को गिरफ्तार किया गया है तो बताया जाता है कि वो दुबई में किसी जो है वो लियारी गैंग वॉर के किरदार के कहने पर यह काम कर रहा था या ईरान में बैठे हुए लियारी गैंग वॉर के किसी किरदार के कहने पर यह काम कर रहा था। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए या कोई हिकमत अमली हमारे महकमे की जानिब से जो है वो अपनाई जा रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए जो दुबई में बैठे हुए हैं या अगर इसी तरीके से ईरान से कॉल्स मौसूल हो रही है, इस सिलसिले के अंदर FIA साइबर क्राइम को भी जो है वो हरकत में लाया गया है ताकि FIA साइबर क्राइम कार्रवाई करे और अभी पिछले दिनों में अच्छी कुछ कार्रवाइयां की हैं साइबर क्राइम में।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इस तरीके की सिमें यूज करते हैं, जैसे ईरान की या अगर दुबई की सिमें यूज करते हैं, तो वो यहाँ इनमें से अक्सर और बेशतर जो है वो कराची में बैठकर ही वो तमाम चीजें यूज कर रहे होते हैं। वहां जाते हैं, सिमें खुलवाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, उस पर व्हाट्सएप बनाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। तो इसके लिए साइबर क्राइम को करना चाहिए। आपको पता होगा, अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा कब ये हुआ था कि पुलिस अफसरान जो है इनके अकाउंट्स को हैक करके और लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे मैसेंजर के ऊपर, जिसके अंदर बड़े कराची के नामवर पुलिस अफसरान के अकाउंट्स हैक करके और पैसे मांगे जा रहे थे। उस पर साइबर क्राइम इतनी हरकत में आई कि आज तक जो है वो मुल्जिमान ही गिरफ्तार न हो सके जिन्होंने ये हैक किया था। फिर अगर उसी तरीके से अगर आप जाए देखें तो आपके मोबाइलों पे मैसेज आ रहे होते हैं कि आपने फलाने नीलामगढ़ में इतना जीता और फलाने में इतना जीता और इसके अंदर आप कार्ड को लोड करवा दें। हमारे उसमें तस्वीरें तक उनकी आ रही होती हैं, उनके नंबर तक वाजे होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो इस सिस्टम के अंदर खराबी है, जिसकी वजह से ये लोग नहीं पकड़े जा रहे, या बाहर के लोग हैं जो कराची के अंदर बैठ के बाहर की सिमें यूज कर रहे हैं। जबकि अगर इसका एक सिस्टम होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, लेकिन FIA साइबर क्राइम की तरफ से इसमें कोई कार्रवाई, अभी खवातीन को हिरासत करने वाले 2-3 मुल्जिमान के उन्होंने केसेस किए, लेकिन इस किस्म के जो केसेस है ना, उनके खिलाफ कोई भी अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे। अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे। समीर कुरैशी साहब, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ता चलूं, क्योंकि मुझे याद है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क है। और गुज़िश्ता रोज़ भी देखने में आया कि जी बलोचिस्तान के इलाके हब में एक क्रैकर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में वहाँ के मकामी सहाफ़ी शाहिद ज़हरी साहब, जिनसे अक्सर बातचीत होती थी, अक्सर उनसे एक ताल्लुक़ रहता था, उनसे जो है वो मुतअद्दिद मकामात पर उनसे मुलाकात भी हुई। और इसी तमाम तर शख्सियत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जी एक नफीस शख्सियत थी और बड़े मिलनसार, बड़े हंसमुख किस्म के इंसान थे। लेकिन इत्तलात ये हैं कि जी कल जो धमाका हुआ उसमें उन्होंने जो है उनको कत्ल कर दिया गया, वो शहीद हो गए। और एक देरीना साथी जिसे कहा जाए, उनके साथ ये वाकया पेश आया है। समीर कुरैशी साहब, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। सर, इस वक्त जो मामला दिखाई दे रहे हैं इसके तनाजुर में कहा जाता है कि जी इतने जो है वो संगीन मामला आ गए हैं सहाफ़ियों के लिए कि कहीं भी सहाफ़ियों को किसी भी तरीके कार से कत्ल कर दिया जाता है और फिर उनकी तफ्तीश नहीं हो पाती। क्या कहेंगे सर? समीर कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। समीर कुरैशी साहब, आवाज आ रही है। क्या कहना पसंद करेंगे सर शाहिद ज़हरी साहब के कत्ल के हवाले से? वाकई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सही है, पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है सर सहाफ़ियों के लिए? देखें, शाहिद ज़हरी जो था वो हमारा भाइयों की तरह था। शाहिद ज़हरी से मेरे अपने चैनल के अंदर ही ताल्लुकात हुए थे। और हैरत की बात यह है, मैं आपको बताऊं कि क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के 3 सालों से इलेक्शन हम जीत रहे हैं और हर साल इलेक्शन के रोज वो वहाँ हब बलूचिस्तान से कराची आता था मुबारकबाद देने के लिए। और बहुत ही नफीस शख्सियत थी, हर वक्त उसके चेहरे पे हंसी रहती थी। और गुज़िश्ता रोज जो वाकया हुआ वो उसकी गाड़ी के नीचे बम प्लांट किया गया और वो उसको वो धमाके के अंदर वो जामे शहादत नोश कर गया। शाहिद ज़हरी समेत वाकई पाकिस्तान अगर आप देखें तो एक खतरनाक, कराची में भी सहाफ़ियों पे हमले हुए, बलूचिस्तान में भी हमले होते रहे सहाफ़ियों के अंदर ऊपर। और ये गुज़िश्ता रोज वाला जो वाकया है, इसका रात को एक चीज प्रेस रिलीज जारी हुई कि BLA ने जो है वो उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब तक खैर किसी का भी ना उनके घर वालों की तरफ से पता चला कि उसकी किसी से दुश्मनी थी या नहीं थी। लेकिन ये एक शायद ये जो वाकया है, ये जो हमला हुआ है, ये एक शायद ज़हरी पे नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो ये सहाफ़ियों पे हमला है जो कि हुआ है। इसके लिए शोक का भी ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं या बलूचिस्तान जहाँ के प्रेस क्लब की तरफ से। लेकिन आप ये देखेंगे, अब लास्ट टाइम ये भी शायद ज़हरी पे हमला हुआ था, उसे 3 गोलियां लगी थी कुछ अर्सा तब, और उसके साथ एक शहरी जाँबाज हो गया था। उस पर भी पुलिस ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए सहाफ़ियों के लिए। कराची में भी इसी तरीके की थ्रेट थी और इन थ्रेट के बावजूद भी किसी किस्म के कोई
मैं आपको वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि कागजी कार्रवाइयां तो मुकम्मल कर ली जाती हैं, लेकिन अमली इकदाम जो है वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, नहीं दिखाई देते। अरबाब चांडियो साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरबाब चांडियो साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अरबाब चांडियो साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर? पहले गोलियां चलती थी सहाफियों पर, आज ये दिन भी आ गए हैं कि सहाफियों की गाड़ियों के नीचे बॉम्ब प्लांट कर दिया जाता है, जिससे उनको कत्ल कर दिया जाता है, या फिर अपने उस अना को तस्कीन पहुंचाई जाती है कि ये सहाफी है, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे खिलाफ खबर चलाने की? जी बिल्कुल सही है। पहले तो मैं इस वाकये की मजम्मत करता हूं और आपकी टीवी से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूं और उनके लवाकिन से जो हमारा साथी इस वक्त हमारे पास नहीं है जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि बलूचिस्तान में सहाफत करना इतना ही मुश्किल है जितना शायद फलस्तीन में सहाफत करना हो। बलूचिस्तान में दे पर दे सहाफियों को धमकियां, उन पर हमले, और फिर जो आपने अभी बात बताई कि सहाफत का गला तो कई अरसे से घूंटा जा रहा था बलूचिस्तान में, हुसन हब और इन इलाकों में, अब अमलन हमारे गले को हमारे सर से अलग कर दिया गया है। बम रखना गाड़ी का मतलब ये है कि न सिर्फ हम चले जाएं बल्कि हमारे साथ अगर कोई और भी है तो वो भी चला जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और मेरे ख्याल में इसकी जितनी न सिर्फ मजम्मत की जाए कम है, बल्कि मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूं कि आइंदा जो सिंध असेंबली का इजलास होगा उसमें हम बलूचिस्तान के और आप साथियों के साथ जो है यकजहती के तौर पर सिंध असेंबली की कार्रवाई का न सिर्फ बाइकाट करेंगे बल्कि यहाँ के ऐवान और मौजूद जो ऐवान है उन्हें इस बावर कराएंगे कि हमारे इस साथी के साथ ये एक वाकया हुआ है। ये मैं अपने साथियों की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान क्योंकि हमारे से दूर नहीं है, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर मिले हुए हैं और बलूचिस्तान के साथियों से जो हमारी सहाफियों से बात होती है वो कहते हैं कि खबर भी मरना है, खबर ना दो भी मरना है। यानी जिन्होंने खबर दी है वो कह रहा है अगर ये खबर नहीं आई तो आपका खैर नहीं, और जिनके खिलाफ खबर छपती है वो कहता है अगर ये खबर छप गई तो आपका खैर नहीं। यानी इस सिचुएशन में मैं सलाम करता हूं बलूचिस्तान के सहाफियों को और खुसूसन आपकी टीम को जिन्होंने बहादुराना अंदाज में वहां पर अब तक सहाफत की, और अल्लाह करेगा कि आइंदा वक्त में भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल। समीर कुरैशी साहब से मैं जरा इसके ऊपर कमेंट लेना चाहूंगा। समीर कुरैशी साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर? इतने पिसे हुए हालात के अंदर मतलब वहां पर सहाफी इस कदर परेशान है कि जैसा कि चांडियो साहब ने फरमाया कि जी जिसने खबर दी है वो बोलेगा खबर लगे तो ज्यादा सही है वरना तुम्हारी खैर नहीं है, और जिसके खिलाफ खबर लग रही है वो ये बात कहता है कि अगर खबर लगी तो तुम्हारी खैर नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर सहाफत करना सर मुझे समझ नहीं आ रहा, और दूसरी जानिब मुझे पूरा 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 भरोसा है इस मौजूदा हुकूमत से कि कोई ना कोई वजीर खड़े होकर बोलेगा कि सहाफियों ने तो मरना है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाते हैं तो लोग उस पर आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? देखें अली, अरबाब चांडियो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने जो बात की है ना मैं उसकी पूरी तायीद करता हूँ कि सहाफत करना बलूचिस्तान में एक इतना मुश्किल काम है कि बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह सहाफत कर रहे हैं जिस तरह से फलस्तीन में की जाती है या दीगर ममालिक के अंदर की जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाकई बलूचिस्तान में सहाफी जो है वो बेचारा बड़ा परेशानी के आलम में सहाफत करता है। अगर ये भी उनकी बात सही है कि जो खबर कोई देता है वो लगी तो ठीक है, वो तो दूसरी दुश्मनी है, और अगर ना लगी तो फिर उसी के साथ दुश्मनी है, तो वो दुश्मनियों में ही जीता रहा है। इसके लिए हुकूमतों को चाहिए कि अब जो है बलूचिस्तान हुकूमत हो या इसी तरह का कोई वाकया सिंध में पेश ना आए, तो सहाफियों के लिए इनको हुकूमत को विफाक के लेवल के ऊपर और विफाक के साथ साथ जो है वो जो सिंध बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, पंजाब हुकूमत है, इनको ये इकदाम करने चाहिए ताकि कम अज कम सहाफी अपने आप को गैर महफूज न तस्वुर करे। अगर सहाफत को आप अगर एक आज़ादी तो खैर दूर की बात है, अभी गला तो उन्होंने कहा कि घोटा ही जा रहे सहाफत का, तो अगर आप गला तो घोट रहे हैं कम से कम तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम कर दें। आप तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम नहीं कर रहे, गला भी घोटते जा रहे हैं, यानी कि हर तरफ से ही मसाइब का शिकार है, तो किस तरीके से सहाफत होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। अरबाब चांडियो साहब, आखिरी में कमेंट कर दीजिएगा सर कि ये जो जज्बा आप लोगों ने सिंध असेंबली के लिए दिखाया है सर कि सिंध असेंबली के इजलास का बाइकआउट कर दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा सर यही जज्बा बलूचिस्तान के सहाफी क्यों नहीं दिखा रहे कि बलूचिस्तान की असेंबली का भी बाइकआउट किया जाए, कवरेज का बाइकआउट किया जाए और वहां पर बोला जाए कि जब तक इसके मुल्जिमान नहीं पकड़े जाते हम यहां पर सहाफती जिम्मेदारियां सरअंजाम नहीं देंगे। आपके इस बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका भी दिया है
मैं बलूचिस्तान के तमाम सहाफी दोस्तों को, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को, BOG को और PFUJ के मरकजी सदर जो इस वक्त जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मीर जुल्फकार, उससे भी मैं अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी वो इस मामले पर ऐवानों में आवाज उठाएं। दूसरा, अगर आप के पास टाइम है तो मैं इस्लामाबाद में जो हमारे जर्नलिस्ट है जिनकी अपनी एसोसिएशन बनी हुई है पार्लियामेंट में, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो सेनेट में और कौमी असेंबली में बलूचिस्तान के मजलूम सहाफियों के पर होने वाले इन हमलों के खिलाफ जो है यकजा हो जाए, ताकि सबको ये पता चले कि बलूचिस्तान में जो सहाफी के साथ हो रहा है, शहादतें हो रही है, उसका दुख पूरे पाकिस्तान को है और बलूचिस्तान के इस मुश्किल घड़ी में सहाफियों के दुखों पर, उनके जख्मों पर मरहम रखा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब चांडियो साहब, सीनियर सहाफ़ी और सरबराह क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन। समीर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर सहाफ़त का गला घोटा जा रहा है तो ये जिम्मेदारी बनती है मौजूदा हुकूमत की कि चलें ठीक है, आप गला घोटने वालों को कुछ नहीं कह रहे तो जनाबे वाला कम अज कम तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम कर दीजिए। ये सहाफ़ी आपके शहरी हैं, ये सहाफ़ी आपकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस को कवर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी कही हुई बात या आपके किए हुए इक़दाम जो हैं वो मीडिया के जरिए, सहाफ़ियों के जरिए, जो लोग अपनी सहाफती जिम्मेदारियां सरअंजाम देते हैं उनके जरिए आवाम तक जाते हैं। वरना आप लोगों को अपनी बात आवाम तक पहुंचाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखाई देगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।